महाजनपदों का उदय। इसमें भी वही कहानी हो गई। 16 महाजनपद हम आगे पढ़ेंगे। कृषि उत्पादन में वृद्धि, विदेशी व्यापार, नियमित मुद्रा, नगरीकरण, श्रेणी व्यापार की हम बेटा बात कर लें। सूत्रकाल में वाणिज्य व्यापार का विकास निम्न कारणों से हुआ। तो मैंने पहले ही कहा विकास हर फील्ड में होगा, विकास में कोई रुकावट नहीं है। आप देख भी रहे होंगे शिल्पकला, आप देख रहे हैं शिल्प उद्योग, इसमें मूर्तियां बनाई जा रही हैं, तस्वीर बनाई जा रही हैं, चित्र बनाए जा रहे हैं। भैया अब किसी को पैसा घर में अच्छा आया, उसने कहा मुझे अपने घर में सजावट के लिए बढ़िया से क्या लेके आनी है, पत्थर की मूर्ति लेके आनी है। तो ये क्या करेगा, पत्थर से मार्केट से मूर्ति लेके आएगा। तो बोले तो शिल्प उद्योग का कहीं ना कहीं शिल्प इंडस्ट्रीज का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो आपके सामने ये चित्र बना भी दिया गया है कि इस प्रकार का था। आगे हम बेटा कंटिन्यू करें। 16 महाजनपदों का उदय, इसमें भी वही कहानी हो गई। 16 महाजनपद हम आगे पढ़ेंगे। कृषि उत्पादन में वृद्धि, विदेशी व्यापार, नियमित मुद्रा, नगरीकरण, श्रेणी संगठन, ये सब बातें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन कुछ नई बातें देखने को मिलेंगी, वो ये है सूत्रकाल में विदेशी व्यापार व्यापक स्तर पर किया जाने लगा था। विदेशी व्यापार में बंदरगाहों का महत्वपूर्ण स्थान था। आप समझने का यहाँ प्रयास करें। मुझे आप एक बात बताएं, वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है, वैदिक सिविलाइजेशन कैसा है? ग्रामीणीकरण की नगरीकरण? ग्रामीणीकरण क्यों था? ग्रामीणीकरण रूरल एरिया क्यों माना जाता था इसको? वैदिक सिविलाइजेशन को रूरल क्यों कहा गया? क्या रीजन रहा कि सर ये नगर जो नगर में कहीं ना कहीं परिवर्तित नहीं हो पाया, केवल रूरल में ही परिवर्तित रहा? बोले तो रूरल जिंदगी ही जीता रहा ये समाज, क्यों? क्या कोई कुछ बोलने का प्रयास कर रहा है पीछे? कोई किसी ने कुछ, अरे खोल क्या बोलो जो भी बोलना। हाँ बिल्कुल सही बात, ये बात मैं बेटा 4 बार बता चुका हूं। मैंने क्या कहा था, हड़प्पा सिविलाइजेशन नगरीकरण था। क्यों था? क्योंकि सर ये विदेशों से व्यापार कर रहा था। लेकिन जस्ट इसके बाद आता है वैदिक सिविलाइजेशन। आर्य लोग जो थे, इन्होंने व्यापार से मतलब नहीं रखा, इन्होंने सांसारिक जिंदगी को जिया ही नहीं। आर्य लोगों ने तो यहाँ के लोगों को आकर के पागल बनाना शुरू कर दिया था। ये लोग विदेशी व्यापार सिखाने का काम क्यों करेंगे, विदेश के व्यापार के लिए क्यों बढ़ावा देंगे? इनको पता है कि अगर ये समाज विदेशों से जाके जुड़ गया तो ये बात हमारी सुनने वाला नहीं है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो आर्य लोगों ने इस समाज को विदेशी व्यापार के लिए उत्साहित किया ही नहीं। जब उत्साहित किया ही नहीं तो ये जो समाज था यहाँ का, भारत का, ये क्या करता रहा? ये केवल और केवल रूरल जिंदगी जीता रहा, नगरी ग्रामीणीकृत जिंदगी जीता रहा। लेकिन जब ये ग्रामीणीकृत जिंदगी जिएगा तो मुझे बताइए इसकी असली वजह यही रहा कि ये व्यापार विदेशों में नहीं कर पा रहा। लेकिन इसके बाद आता है सूत्रकाल, और सूत्रकाल में आने वाले जैन धर्म और बौद्ध धर्म कहते हैं कि बेटा काय को इनकी बातों में पागल हो गए हो, ये आपको शुद्ध देसी भाषा में पागल बनाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा तो आप सही बता दो अगर ये पागल बना रहे हैं। इन्होंने कहा ना भैया, सांसारिक जिंदगी में भरोसा करो, लौकिक जीवन को भी जीने का प्रयास करो। भगवान तो अच्छी बात है, पूरे दिन अगर तू सुबह से जग के मंदिर में बैठा रहेगा तो तुझे खिलाना कौन आएगा? खिलाने के लिए तू कहां से लाएगा? तेरे बच्चे 4 पैदा हो गए, अब 4 बच्चे पैदा करने के बाद तू मंदिर में पूरे दिन बैठा है। भैया बच्चे घर पे चिल्ला रहे हैं, तो ऐसी मंदिर की पूजा की क्या आवश्यकता है? बात समझ रहे हो कि नहीं? अब तुम घर पे जाके 4 बच्चे पैदा कर दिए, वो कह रहे हैं कि मम्मी खाना, पापा खाना। पापा और मम्मी दोनों पहुंच गए मंदिर में, जाके घंटा बजा रहे हैं, कह रहे हैं कि मंदिर में हम भगवान की मोक्ष प्राप्ति करेंगे। क्या करेंगे? तो भैया वो 4 काय के लिए प्राप्ति के लिए तैयार करे थे। तो इन्होंने ये सिखाया कि भैया भगवान की सेवा के साथ में सांसारिक और लौकिक जिंदगी भी जीनी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला क्या करना है? बोला कि सर हमारे पास जो जमीन है वहां उत्पादन ज्यादा अच्छा नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा एक काम करो, व्यापार कर वो सीखो। यानी कि व्यापार का हो गए, जानते नहीं थे व्यापार क्या होता है। यानी कि व्यापार ये होता है कि एक सामग्री को लेकर दूसरे को बेचना। तुम जितना अच्छा बेच पाओ तुम उतने बच्चे बिजनेसमैन हो गए। अब उसमें से कुछ लोग एडवांस हो गए। जब कुछ लोग एडवांस हो गए तो उन्होंने कहा कि सर हमें भारत में तो मजा ही नहीं आ रहा व्यापार करने में। तो उन्होंने बोला एक काम करो, विदेश में जाओ। विदेश में आज भी भारत की कंपनियां विदेशों में क्या कर रही हैं? निवेश कर रही कि नहीं कर रही? व्यापार कर रही कि नहीं कर रही? टाटा इंडस्ट्रीज, अडानी इंडस्ट्रीज, ये तमाम इंडस्ट्रीज के जो ग्रुप है वो आपको कहीं ना कहीं जो है दूसरे विदेशों में भी दिखाई देंगे। तो उन्होंने कहा आप विदेश में जाकर के क्या करना शुरू करें? व्यापार करना शुरू करें। जब ये व्यापार करना शुरू हो गए तो अब ये जो नगर है वो कैसा हो गया? अब ये जो एरिया है वो नगरीकृत होना प्रारंभ हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नगर में बदलना प्रारंभ हो जाएगा। तो हम सिंपल सी बात सीखे कि सूत्रकाल का जो जीवन था वो नगरीकृत हो गया। तो ध्यान से सुनेंगे, हड़प्पा सभ्यता नगरीकृत, वैदिक सिविलाइजेशन
ग्रामीणीकृत। और अब हम बात कर रहे हैं पीरियड्स ऑफ सूत्रास की। ये कौन सी जिंदगी जीने लगा? नगरीकरण जीने लगा। कौन सी जीने लगा? नगरीकरण। हमने आगे देखा भी है। और जब ये नगरीकरण जिंदगी जिएगा तो मुझे आप एक बात बताइए, विदेशी व्यापार क्या ऐसे ही बैठे बैठे हो जाएगा? क्या विदेशी व्यापार के लिए पहले फ्लाइट उड़ाते थे? नहीं भैया, फ्लाइट नहीं उड़ाते थे। ये पानी के माध्यम से या समुद्रों के माध्यम से क्या करते थे? यात्रा करते थे। वहां से होकर के ये क्या करते थे? समुद्री रास्ते से होकर के अपना व्यापार करते थे। तो मुझे बताइए, समुद्र के किनारे पर सामान को उतारने के लिए और सामान को ले जाने के लिए एक जगह की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? जहां पर सामान को स्टोर किया जा सके, उस जगह का नाम है बंदरगाह। क्या नाम है? बंदरगाह। बोले तो अब इस काल में आकर के बंदरगाहों का क्या होने लगेगा? विकास होने लगेगा। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? हमने ये सब बातें कहीं ना कहीं कंटिन्यू करी। मुझे उम्मीद है कि आपको एक एक बातें क्लियर हुई होंगी। आगे चलते हैं बेटा। भारत के पश्चिमी तट का सबसे पुराना, प्रसिद्ध एवं बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भड़ौच या भृगु, कच्छ या बेरीगाज या गुजरात में है? कौन सा? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। भड़ौच का बंदरगाह जो है वो सबसे प्राचीन बंदरगाह है। प्रश्न डायरेक्ट आएगा आपके साथ हिस्ट्री में से कि बताइए सबसे पुराना बंदरगाह, ओल्डेस्ट बंदरगाह की अगर हम बात करें तो मुझे बताइए वो कौन होगा? कौन होगा? भड़ौच का बंदरगाह, जो कहां पर है? गुजरात में है। वर्तमान में कहां है वो? गुजरात में है। बोले तो गुजरात राज्य की हम बात करेंगे। आगे लिखा भी इसके अतिरिक्त सोपारा पश्चिमी तट महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में मिलेगा। ताम्लुक पूर्वी तट बंगाल में मिलेगा। भी प्रसिद्ध बंदरगाह आपको दिखाई देते हैं। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो मुझे बताइए, पहला हम बंदरगाह की बात करें, जो सबसे प्राचीन पोर्ट जो है वो कौन है? सबसे प्राचीन पोर्ट जो है, ओल्डेस्ट पोर्ट अगर हम बात करें तो कौन है? भड़ौच, जो कि कहां पर है? गुजरात में। लेकिन इसके अलावा दो बंदरगाह आपको और इस समय दिखाई देंगे। वो कौन सा? एक तो सोपारा पोर्ट की बात हो रही है, दूसरा ताम्लुक पोर्ट की बात हो रही है। सोपारा पोर्ट कहां पर है? महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर है। महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर है। वहीं हम बात करेंगे ताम्लुक की, तो ये बंगाल के पूर्वी तट पर दिखाई देगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो हम या तो ये कहते हैं कि ये बंगाल में है, या फिर ये कहता है पूर्वी तट पर है, या फिर हम इसको कहते हैं महाराष्ट्र में है, या फिर ये कहता है पश्चिमी तट पर है। ध्यान से देखो क्या कह गया, क्या कह रहा है कि ऐसे पश्चिमी तट और पूर्वी तट की बात कर रहा है। मैंने आपको बेटा ये भारत का क्या बनाया है? नक्शा बनाया है। मैंने आपके सामने भारत का नक्शा बनाया। बात समझना ध्यान से। मैं यहां बात कर रहा हूं, यहां पर आपको दिखाई देगा महाराष्ट्र। कौन दिखाई देगा? महाराष्ट्र। जब ये महाराष्ट्र दिखाई देगा तो मैं आपको डायरेक्शन सिखाता हूं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। एनी प्रॉब्लम? कोई शिकायत है यहां तक? ये बात तो समझ में आ रही है? जब हम बेटा भारत के नक्शे की बात कर रहे होते हैं तो भारत के नक्शे में ये वाला जो किनारा आपको दिखाई देता है, ये जो किनारा आपको दिखाई देता है, इसको बेटा पश्चिमी तट कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी तट। बिल्कुल सिंपल वे में चित्र बनाया है मैंने, इससे ज्यादा सरल बना नहीं सकता। इसको कौन सा तट कहेंगे? पश्चिमी तट। जबकि हम इधर देखते हैं, इधर, तो इधर आपको बेटा यहाँ पश्चिम बंगाल दिखाई देता है। कौन दिखाई देता है? पश्चिम बंगाल दिखाई देता है कि? जब पश्चिम बंगाल की बेटा हम बात कर लें तो इधर का जो किनारा आपको दिखाई देगा, पश्चिम साइड में जो तट था वो पश्चिमी तट, और पूरब के साइड में जो तट होगा वो कौन सा तट कहलाएगा भैया? पूर्वी तट कहलाएगा। तो ये वाला जो किनारा है वो क्या कहलाता है बेटा? पूर्वी तट कहलाता है। कहानी क्लियर होगी यहां तक? सिंपल सी भाषा में समझने का प्रयास करो। अगर पूछा जाए कौन सा बंदरगाह, सोपारा कहां पर है? महाराष्ट्र, या फिर हम क्या कहेंगे? पश्चिमी तट। तो या तो ये कह सकते हैं महाराष्ट्र में है, या फिर हम ये कह सकते हैं पश्चिमी तट, या फिर ये पूरी लाइन कह सकते हैं पश्चिमी तट के महाराष्ट्र में कौन है? सोपारा बंदरगाह है। बात समझ में आई कि नहीं? इधर भी चलते हैं तो हमने देखा, बंगाल में हम जाते हैं तो बंगाल में आपको कौन सा बंदरगाह दिखाई देगा? कौन सा पोर्ट दिखाई देगा? ताम्लुक। या तो वो पूर्वी तट के बंगाल में ताम्लुक बंदरगाह दिखाई देगा, या फिर हम ये कह देंगे बंगाल में ताम्लुक बंदरगाह है, या फिर पूर्वी तट पर कौन दिखाई देगा? ताम्लुक बंदरगाह या ताम्लुक पोर्ट दिखाई देगा। बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? ये दोनों ही डायरेक्शन क्यों बंदरगाह के लिए बनाई गई है? क्यों कहा गया है कि इन्हीं दोनों दिशाओं में बंदरगाह होगा? ध्यान से सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। इस बात का भी एक फैक्ट है। मैंने कहा ये जो आप दिखाई दे रहा है, यहां पर क्या भरा हुआ है? पानी। कौन सा सागर दिखाई देता है इधर? ये जो आपको पूरा एरिया भारत के नीचे दिखाई देगा, एक पूरे के पूरे एरिया में आपको क्या दिखाई देगा बेटा? पानी दिखाई देगा। मुझे बताओ नीचे कौन सा सागर है?
नीचे कौन सा सागर है? हाँ, मर जाओगे बेटा। हिंद महासागर। कौन सा सागर? इधर कौन सा सागर? पूरब में है कौन सा? प्रशांत। किधर है, ईस्ट में कि वेस्ट में? हाँ, देख रहे हो हालत अपनी। ईस्ट में कौन है? अटलांटिक कहाँ है फिर? अंटार्कटिका। अब नहीं बताएंगे, चलो मैं समझ गया तुम इतना ज्यादा पढ़ाने लायक हो ही नहीं। चलो ये लाइन याद कर लो, बस क्या याद कर लो? लाइन। अब तो केवल ये लाइन याद रखें कि सोपारा में कौन है? सोपारा में कौन है भैया? महाराष्ट्र के पास पश्चिमी तट पर सोपारा पोर्ट है, और बंगाल में पूर्वी तट पर हम बात कर लें तो तामलुक पोर्ट है। ज्यादा अच्छा पढ़ाना मुझे बेकार लग रहा है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दिखाई दे रहा है। कंबोज गांधार से घोड़े लाकर बनारस में बेचे जाते थे। कहां से? कंबोज और गांधार से ये लोग घोड़े लाते थे और कहां पर बेचने का काम करते थे? बनारस में। ये भी एक व्यापार का क्षेत्र था। बौद्ध पुस्तक बाबू बेरू जातक में मध्य एशिया को भारत में मोरों और कौओं का निर्यात किया जाने का उल्लेख भी दिखाई दे रहा है। निर्यात का मतलब है वस्तुओं को बेचना। निर्यात का मतलब वस्तुओं को बेचना। तो भारत में कौन सबसे ज्यादा था? कौआ और मोर ज्यादा थे। क्या ज्यादा थे? कौआ और मोर ज्यादा थे। तो एक कौआ और मोरों को बेच करके अपना जीवन शुरू कर दिया। क्यों? मांस तो अभी कम कर रहे हैं, शाकाहारी भोजन खाना प्रारंभ कर रहे हैं। तो कौआ और मोर जो हुआ करते थे, ये विदेशों में जाकर के क्या करने का काम कर रहे हैं? बेचने का काम कर रहे हैं। तो भैया यहाँ से निर्यात के हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? कुछ साक्ष्य दिखाई दे रहे हैं। तो ये बात भी हम समझने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे